आज हम अलैंगिक जनन को समझने वाले हैं। तो अलैंगिक जनन का मतलब बेटा सामने लिखा हुआ है कि इस प्रकार के जनन में लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता। लैंगिक अंगों का उपयोग मतलब ये हुआ कि लैंगिक अंग हमने पढ़े थे कि नर में कौन से लैंगिक अंग होते हैं, मादा में कौन से लैंगिक अंग होते हैं, इनका उपयोग नहीं होता। तो इस प्रकार के जनन में लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता। यह दो प्रकार से होता है, दो विधियां है इसकी अलैंगिक जनन की। एक है मुकुलन। तो देखिए मुकुलन में इस प्रकार के जनन में शरीर पर एक प्रवर्ध बनता है, एक उभार बन जाता है और वह उभार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मुख्य जीव से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया, मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा और यीस्ट जैसे कुछ जीवों में देखने को मिलती है। दूसरी प्रक्रिया हमारी है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब है कि यदि कोई जीव दो भागों में टूट जाए और अलग अलग जीवों का निर्माण करे तो हम उसे द्विखंडन कहते हैं। द्वि का मतलब दो और खंडन मतलब टूटना। तो द्विखंडन का मतलब टूटना, दो भागों में जब टूट रहा है तो हम उसे द्विखंडन कहते हैं और यह अमीबा में पाया जाता है। एक बार विस्तार पूर्वक क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर एक उभार या प्रवर्ध बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल मुख्य जीव से अलग होकर नए जीव की तरह कार्य करता है और हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में पाया जाता है। देखिए ये हाइड्रा था, इस हाइड्रा के मुख्य शरीर पर एक उंगली के जैसा प्रवर्ध बनेगा, ये उभार बनेगा या प्रवर्ध बनेगा, इसे हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करता हुआ यह मुख्य शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शरीर के एक भाग से दूसरा जीव बन गया, इसमें किसी प्रकार के जनन कोशिकाओं ने भाग नहीं लिया, लैंगिक अंगों ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसी प्रकार द्विखंडन, इस प्रकार के जनन में शरीर, जीव का जो शरीर है वो दो भागों में बट जाता है और दोनों भाग अलग अलग नए जीव की तरह कार्य करते हैं। जैसे ये अमीबा है, ये अमीबा का कोई आकार नहीं होता, एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। तो ये लगातार अपना आकार बदलता रहता है। इसमें जो ये है केंद्रक, ये है केंद्रक। जब ये जनन करता है, द्विखंडन करता है, तो इसका जो केंद्रक है उसका आकार बढ़ने लग जाता है, इसका आकार थोड़ा अंडाकार होने लग जाता है और धीरे धीरे ये अंडाकार के साथ में इसकी जो आकृति है वो भी दो खांच सी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही अलग हो जाते हैं, दोनों में अलग अलग केंद्रक आ जाते हैं। इस प्रकार ये हुआ द्विखंडन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की हमने दो विधियां पढ़ी, मुकुलन और द्विखंडन, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब इस चैप्टर में कुछ चीज़ें रही है वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना बेटा नोट कीजिए। हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कक्षा 8 के छठे चैप्टर में दिया हुआ है, यह चैप्टर में जो पॉइंट दिया हुआ है IVF और क्लोनिंग, यह तुम्हारे पाठ से संबंधित है, लेकिन इस चीज़ से, इस टॉपिक से हमें सबको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस चैप्टर में हमारी एक हेडिंग दी हुई है परखनली शिशु या IVF। अब परखनली शिशु या IVF होती क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी महिला की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाए। अवरुद्ध का मतलब, इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाहिनी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो है इसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। ये मादा जनन तंत्र है, मादा के जनन भाग है, ठीक है।
तो मान लीजिए किसी महिला में ये अंडवाहिनी रुक जाए, किसी कारणवश रुक जाए, यहाँ से भी रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो महिलाओं का युग्मक है अंडाणु, जो अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में आता है, यह अंडवाहिनी में आकर जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से तो ये रुकी हुई है, इस कारण इसका शुक्राणुओं से मिलन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अंडाशय से अंडाणु निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है, अंडवाहिनी रुकी हुई है, इस कारण शुक्राणु इससे नहीं मिल सकते, शुक्राणु नहीं मिल सकते तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, इस कारण इन महिलाओं में बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में IVF या परख नली शिशु एक तकनीक है, इसका हम सहारा लेते हैं। क्या होती है देखिए, जब अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस निषेचन की क्रिया को हम डॉक्टर के माध्यम से किसी बाहरी वातावरण में, किसी परख नली के अंदर इस निषेचन की क्रिया को कराते हैं। मान लीजिए किसी महिला की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो गई, तो इस महिला के डॉक्टर अंडाणु को लेते हैं और पुरुष के शुक्राणुओं को लेते हैं, और इन दोनों का निषेचन किसी बाहर के माध्यम में करवाते हैं। अपनी लैब में, डॉक्टर अपने लैब में करता है, किसी परख नली के अंदर यह निषेचन की क्रिया करवाते हैं। तो ऐसा बाहरी माध्यम जिसमें ये निषेचन की क्रिया हो रही है, वो सारी प्रक्रिया एक डॉक्टर की देखभाल में होती है। लगभग 7 दिन बाद निषेचन के बाद में जो संरचना बनती है उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अब उसका जो विकास है वह उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक सामान्य बच्चे का विकास होता है, और उसका जन्म भी उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार एक सामान्य बच्चे का जन्म होता है। बस ये शुरू के जो 7 दिन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह अलग है। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन। ठीक है, और जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे को हम परख नली शिशु कह सकते हैं। तो IVF बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया सभी बच्चों को। इतना ध्यान रखना कि जब महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तो शुक्राणु उनके अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण उस निषेचन की प्रक्रिया को कराने के लिए डॉक्टर अपनी लैब में किसी बाह्य माध्यम में उस निषेचन की प्रक्रिया को कराते हैं। लगभग 7 दिन के बाद जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसमें युग्मनज में विभाजन शुरू हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से उस माता के गर्भाशय में रख दिया जाता है जिससे अंडाणु लिया है, और इस प्रकार एक विकसित बच्चे का जन्म होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्लोन। अब क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब ये है कि यदि हम किसी दूसरे जीव के बिल्कुल जैसा, उसी के जैसा अगर दूसरा जीव प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया है। यदि मान लीजिए हमारे पास में कोई जानवर है और हमें सेम टू सेम उसी प्रकार का दूसरा जानवर चाहिए, तो हम कहेंगे कि हम उसका क्लोन बनवा सकते हैं। क्लोन करते कैसे हैं? इस प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक था डॉक्टर इयान विल्मुट और इसके कुछ साथी थे। ठीक है, इन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की एक रोजलिन इंस्टीट्यूट था, इस एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के एक रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक भेड़, एक स्तनधारी भेड़ का क्लोन बनाया। उस भेड़ को नाम दिया डॉली। ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या हो सकती है क्लोन की? देखिए, जब हम कृत्रिम रूप से किसी जीव का या किसी कोशिका का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्लोन कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है, और उस जीव को हम क्लोन कहते हैं।
कृत्रिम रूप से किसी कोशिका या किसी जीव को बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं और उस जीव को हम क्लोन कहते हैं। इस प्रक्रिया को डॉक्टर इयान विल्मोट और उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक प्रयोग किया। इन्होंने एक स्तनधारी जीव लिया, भेड़, और उस भेड़ का क्लोन बनाया। उस भेड़ के क्लोन को नाम दिया डॉली। अब कैसे बनाया देखना। इन्होंने एक भेड़ की प्रजाति होती है जिसका नाम है फिन डॉर्सेट। जैसे भैंस की काफ़ी नस्लें होती है, मुर्रा नस्ल है, गाय की साहिवाल है, ऐसे ही भेड़ की एक नस्ल है फिन डॉर्सेट और दूसरी है स्कॉटफिश ब्लैकफेस ईव। ये दो भेड़ की नस्लें हैं। इस भेड़ की स्तन कोशिका ली और इस भेड़ की अंड कोशिका ली। अंड कोशिका से इन्होंने, डॉक्टर इयान विल्मोट ने, केंद्रक को निकाल लिया। अंड कोशिका से केंद्रक को निकाल लिया। अब ये केंद्रक विहीन कोशिका हो गई और इस केंद्रक विहीन कोशिका में स्तन कोशिका का केंद्रक इसमें डाल दिया। स्तन कोशिका का केंद्रक इसमें डालने के बाद में इसमें प्रोसेस हुआ कुछ, उन्होंने अपने तकनीक के माध्यम से इसमें निषेचन की क्रिया के जैसा ही युग्मनज तैयार किया और उसको इस भेड़ के गर्भाशय में डाल दिया। ठीक है, इसमें इसका केंद्रक डाला और इस संरचना को इस भेड़ के गर्भाशय में डाल दिया, स्कॉटफिश ब्लैकफेस ईव के भेड़ में। कुछ समय बाद इस भेड़ ने बच्चे को जन्म दिया जो बिल्कुल फिन डॉर्सेट भेड़ के जैसा था। अब देखिए, इसकी अंड कोशिका थी, इसी के पेट में बच्चा था, जबकि वो बिल्कुल फिन डॉर्सेट भेड़ की तरह दिखाई देता था। ठीक है, तो देखिए हमने इसका क्लोन तैयार कर लिया। इससे हमें एक चीज और पता चला कि केंद्रक के अंदर ही बहुत सारी सूचनाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, जिसके कारण इसका केंद्रक लिया था, इस कारण इसी के जैसी हमें भेड़ प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया होती है क्लोन। तो क्लोन और आईवीएफ दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अच्छे से समझना और दूसरों को भी समझाना कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आज हमारा 8वीं क्लास का छठा चैप्टर खत्म हुआ। इस पाठ की कोई भी समस्या हो, कोई भी तुम्हारे डाउट हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।